प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको आत्मकथ्य कविता के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल अर्थ में समझाने जा रही हूँ। आपकी परीक्षा में पद्य पाठों के आधार पर 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। 2-2 नंबर के होंगे प्रश्न, यानी 6 नंबर का है। 2-3 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर को, 4 रहेंगे, उसमें एक चॉइस रहेगा और 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे और जो 2-2 नंबर के होंगे। और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उनका उत्तर जो है 25 से 30 शब्द में लिखना है, यानी 25 से लगभग 25 से 30 शब्द होना ही चाहिए। आप 1-2 पंक्ति में उत्तर नहीं दे सकते हैं। जितना जो है दिया हुआ है कि इतने शब्द में लिखना है, उतने तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपको कविता का प्रसंग, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप लिखने में समर्थ हैं। अगर आपको कविता का अर्थ नहीं आता, प्रसंग नहीं आता, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहानी की तरह पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट कहानी की तरह पढ़िए, क्योंकि शब्द का अर्थ नहीं आता है। कभी भाव पूछा जाएगा, कि कभी जीवन जगत से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, कभी उसके बारे में आपके विचार पूछे जाएंगे। इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? ये तो आप जानते हैं कि उन कवि के दोस्तों ने कहा, मित्रों ने कहा कि आप जो है अपनी आत्मकथा लिखिए, तो कवि नहीं लिखना चाहते हैं आत्मकथा। तो उसके उत्तर में वो बताते, उसके जो उत्तर में कहते हैं कि क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। यही प्रश्न है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। बचना चाहता मतलब नहीं लिखना चाहता है। अब सबसे पहली बात तो यही है कि आत्मकथा लिखते समय अपने जीवन की जो कुछ भी अतीत में उनका जीवन में जो कुछ भी घटा है उन सबको लिखना होगा, बताना होगा। और उसमें क्या है, उनके जीवन में दुख है, अभाव है, असफलता है, कमज़ोरियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब उन्हें बतानी होगी, इसलिए वो बचना चाहते हैं। और मानव का स्वभाव होता है कि जब दूसरों के दुखों को देखता है तो वो सोचता है कि मैं महान हूँ, मेरे जीवन में तो ये चीज़ें नहीं है, तुलना करने लगता है। तो ये सब चीज़ें वो सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। आत्मकथा लिखने से प्रसाद जी को धोखा देने वाले मित्रों के जो है विश्वासघात का पता चल जाएगा अगर वो आत्मकथा लिखें, क्योंकि आत्मकथा में सच ही लिखा जाता है। अगर वो लिखेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन से मित्र ने क्या किया उनके साथ, धोखा दिया, प्रशंसा किया, आगे बढ़ाया, दुख में काम आए, ये सब पता चल जाएगा। तीसरी बात, कभी अपनी प्रेमिका यानी पत्नी जो भी है, कवि ने यहाँ बताया नहीं है कौन है वो, कभी अपनी प्रेमिका के साथ बिताए मधुर पलों को किसी के सामने जो है प्रकट नहीं करना चाहता है। ये अपना व्यक्तिगत है, ये किसी के सामने लाना नहीं चाहते हैं और वो सबके सामने लाकर जो है हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अंत में कहा ना, थक कर सोई है मेरी मौन व्यथा। जो उनका दुख है, जो जीवन भर जिन्होंने दुख झेला, कष्ट झेला, वो अब थक कर जो है दुख सो रहा है, अब उसे फिर से वो जगाना नहीं चाहते हैं। मतलब अपने अंदर उन दुखों को वो दबा लिए हैं, अब वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ, क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। अब आपको पता ही चल गया कि वो जो है जीवन में अभावों को, दुखों को, असफलताओं को नहीं बताना चाहते हैं। वे अपनी जो है दुर्बलताओं को नहीं बताना चाहते हैं। वो लोगों ने जो धोखा दिया उसको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उन दोस्तों को दुख पहुंचेगा, मित्रों को, अगर उनको पता चलेगा कि मैंने धोखा दिया है। और अपनी जो है प्रेमिका के साथ बिताए हुए पलों को नहीं बताना चाहते हैं वो। और कभी क्या जो दर्द है ना, दुख है, वो एकदम शांत हो गया, अपने अंदर दबा लिए, अंतर मन में दब गया है। अब उसे फिर से वो जीना नहीं चाहते हैं उस दुख को। अगर बताएंगे तो सारी चीज़ें उन्हें याद करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि कभी अपनी आत्मकथा क्यों नहीं कहना चाहते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? कवि, जब मित्रों ने कहा कि अपनी आत्मकथा लिखिए, तो कवि कहते हैं कि अभी समय भी नहीं, अभी समय नहीं है आत्मकथा लिखने का। क्यों समय नहीं है?
एक तो उनकी अब उम्र हो चुकी है, काफ़ी मतलब अवसान का समय समीप है ना। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं हासिल की कवि के अनुसार। उन्होंने कहा कि हमने जीवन में कोई ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं की कि मैं लोगों को बताऊं, प्रेरित करूं, उसमें किसी को कुछ मिलेगा नहीं। उसकी पीड़ा थककर हृदय की गहराइयों में सोई है। कवि की जो पीड़ा है ना, कवि की पीड़ा कवि की पीड़ा थक कर सो गई है। अब उसे वो जीना नहीं चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी पीड़ा सुनकर दूसरे भी दुखी हों। तो यही कारण है कि वो अब कहते हैं समय नहीं है लिखने का। तो 3 चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें देख लीजिए। क्योंकि अभी एक तो उनकी उम्र हो चुकी है, दूसरी बात है इस उम्र में क्या लिखेंगे आत्मकथा, और उनका जीवन बहुत ही साधारण है, कुछ प्रेरणा देने लायक नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन दुखों में बीता है। और तीसरी बात है कि कोई आनंद नहीं आएगा। मेरा जो जीवन है ना बहुत नीरस है, दुखों से भरा हुआ है, लोगों को आनंद नहीं आएगा, तो मैं क्यों लिखूं आत्मकथा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब तीसरा प्रश्न देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति का मतलब होता है यादें, पाथेय का मतलब होता है संबल, सहारा। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पे मतलब ये आशय पूछा गया है कि जो जीवन की अच्छी यादें हैं, यानी उनकी प्रेमिका या पत्नी के साथ बिताए हुए अच्छे क्षण, अच्छे पल, और भी जीवन में कुछ अच्छा गुजरा होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, उसी के सहारे जो है, उन्हीं यादों के सहारे कवि अपना जीवन जो है जी रहे हैं। यादें ही उनका पाथेय है, यादें ही उनका संबल है, सहारा है, मीठी यादें, उन्हीं के सहारे वो अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, लेकिन जो कुछ अच्छी यादें उनके जीवन में हैं, अतीत में, पास्ट में जो बीती हैं, उन्हीं के सहारे वो अपना जीवन जी रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए भाव स्पष्ट, मैंने पहले भी बताया था कि भाव का मतलब होता है व्याख्या, सरलार्थ नहीं होता है। भाव का मतलब है कि कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं, तो संदेश क्या है वो लिखना होता है। भाव, उससे क्या संदेश निकलता है, ये नहीं कि आप अर्थ बताने लग जाइए, ये सब ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। अब इसका भाव ये है कि जीवन भर मैं सुख की आशा में इंतज़ार करते बैठा था। कभी जो है जीवन भर सुख का इंतज़ार करते बैठा था और सपने में देखता रहता था कि सुख एक दिन मेरी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन जैसे ही सुख पास आने को होता था और उससे दूर हो जाता था। यानी कोई भी सुख उन्हें जीवन में मिला ही नहीं। जैसे ही लगता था कि अब मेरे जीवन में सुख आया है, और फिर वो दुख में बदल जाता था। जैसे कोई सपना देख रहा हो और लग रहा हो कि हाँ अब वो सफलता उसके हाथ में है, जिस चीज़ का सपना देख रहा वो उसे मिलने वाला, लेकिन आँख खुलते ही वो स्वप्न गायब। उसी तरीके से जीवन में सुखों की सिर्फ कल्पना करते रह गए वो, और सुख आते आते बहुत दूर चले, उनके जीवन में सुख आया ही नहीं कभी भी। ये और खा देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये आपने कविता में पढ़ा होगा कि जो है उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, पत्नी या प्रेमिका, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया नहीं, इसलिए आप दोनों में से कोई भी ले लें तो गलत नहीं होगा। तो मान लीजिए उनकी प्रेमिका इतनी सुंदर थी कि सुबह जो है सौंदर्य उन्हीं से लेती थी, उन्हीं से मांगती थी, उन्हीं से मांगा है सौंदर्य को। सुबह क्यों, सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, देखा होगा, आसमान में सूरज निकल रहा होता है, चारों तरफ जो है शांति, और चारों तरफ जो है हरा भरा इस तरह दिखाई देता है। सुबह पक्षी का चहचहाना, पूरा प्रकृति का जो सौंदर्य है ना, वो सुबह आप देख सकते हैं। तो वही उन्होंने कहा है कि जो उषा का सौंदर्य है ना, उसने किससे लिया है, मेरी प्रेमिका से लिया है। इतनी सुंदर थी, कहने का मतलब भाव क्या है यहाँ पे कि उनकी प्रेमिका बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो है मान लो जैसे सुबह का सौंदर्य हो। ये हो गया भाव।
अब यहाँ पे देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उज्ज्वल गाथा, जीवन में जो थोड़े सुख आए थे कवि के जीवन में, कवि के जीवन में जो थोड़े सुख आए थे, कवि ने उसे यहाँ पे उज्ज्वल गाथा कहा है। उज्ज्वल गाथा का मतलब होता है जो है बहुत ही, यहाँ पे कवि के अनुसार जो सुख के पल है ना, जो सुख के पल आए थे जीवन में, तो कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों में, यानी जब जीवन में सुख थे और जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बातें की थी, जो सुख के पल गुजारे थे, आज वो उसके बारे में क्या कहें, क्या बताएं, वो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वो उसी के सहारे वो अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो किसी के सामने क्यों लाएंगे उसको? बताना क्या ठीक होगा आत्मकथ्य में? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा जो सुनहरे पल हैं जीवन को, वो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। आत्मकथ्य लिखूंगा तो बताना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे छठा प्रश्न देखिए, आत्मकथ्य कविता की काव्य की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। अब कविता की भाषा आपने देखा कि खड़ी बोली है और बहुत ही इतने सुंदर शब्द हैं, थोड़ा सा एक दो कठिन शब्द हो भी गए हैं, लेकिन जब उसका मतलब यहाँ पे आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर, और बहुत ही कठिन नहीं है। और कविता में बहुत सारे प्रतीकों का जो है वर्णन किया है कवि ने। प्रतीक मतलब उदाहरण, बहुत सारे प्रतिबिंब लिए हैं उन्होंने। उन्होंने सुबह लिया है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों के गागर रीति, कंथा, और उसमें जो जीवन का एक जो है जो छुपा होता रहस्य ना, वो सब बताने की कोशिश की है। इसलिए कवि की कविता की भाषा जो है, यानी काव्य सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है, उन्होंने जो है इस कविता के माध्यम से संदेश देने का जो है संदेश देने की कोशिश की है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी काव्य भाषा सचमुच बहुत ही सुंदर है। तो ये 25 से 30 शब्दों में और भी थोड़ा एक दो बार पढ़ लीजिए कविता को, और उसमें क्या क्या है और आत्मकथा क्या है, आत्मकथा किसे कहते हैं ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए। आत्मकथा एक शैली है गद्य की, तो विधा है, तो इसके बारे में जो है आप जान लीजिए कि क्या क्या होती है आत्मकथा। थोड़ा ये भी बता दीजिए, हाँ, आत्मकथा के बारे में बता दीजिए, उनकी कविता की भाषा बता दीजिए, कविता का सौंदर्य बता दीजिए। यही हो गया काव्य सौंदर्य। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? वो जो कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था, है ना, उसमें पीड़ा व्यक्त हुई है। जिस सुख का सपना देखते देखते उनकी आंखें खुल गईं, वे उसे प्राप्त न कर सके। जिससे मिलने, जिसे पाने की कामना थी, कल्पना करते रहे। आलिंगन में आते आते जैसे ही वो गले मिलने वाला था, जैसे ही मिलने वाला था, वह उनसे दूर गया, सपने की तरह टूट गया, समझ लो। आँख खुलते ही जैसे सपना टूट जाता है, वैसे ही टूट गया। कभी अपनी जो प्रियतमा, प्रेमिका की सुंदरता को याद कर कह उठते हैं कि मेरी प्रियतमा बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने जो सुबह है ना, वो उषा, उषा को सुबह भी कहते हैं, सुबह को उषा भी कहते हैं, उसने हमारी प्रेमिका से ही लिया है वो सौंदर्य। तो इस तरीके से ये सुख का स्वप्न देखते देखते उनका जीवन बीत गया, उन्हें सुख मिला नहीं कभी। अब यहाँ पे देखिए, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे जो है प्रसाद जी, यानी कि जयशंकर, कवि जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अपने जीवन में जो है जो कुछ झेला, उसके अनुसार उनके जो है जीवन के उनके व्यक्तित्व के बारे में जानिए कि प्रसाद जी का जीवन, प्रसाद जी का जीवन जो है सुखी नहीं था, ये तो आप देख गए हैं। उनमें एक तरफ जो है दुख था, और दूसरी तरफ जो था जीवन जीने का तरीका भी बताया। दुख है तो हम जीवन भर सबको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपने मन में ही रख के उसी के सहारे वो जी रहे थे, क्योंकि बताने पर तो लोगों को आनंद आने लगेगा। अब आनंद और लोग तुलना करने लगेंगे कि ओ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इनका जीवन तो दुखी है। मानव स्वभाव है, और उनका जीवन निराशा, दुख व कष्टों से भरा हुआ था। वे
सच्चाई प्रकट करके किसी के मन को दुख नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे ना कि आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे मित्रों को पता चल जाएगा कि उन्होंने ही मुझे धोखा दिया होगा किसी बात पे धोखा कहीं उन्हें, तो वो बताना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही दूरदर्शी, बहुत दूर तक सोचने वाले, देखने वाले व्यक्ति थे। बहुत ही सादा था उनका जीवन। उन्होंने कहा ना कि मेरा जीवन तो साधारण है, कौन प्रेरणा लेगा, क्या मिलेगा मेरे जीवन से। और बहुत अच्छे कवि, इस तरह से आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। आत्मकथा का मतलब जानते हो, अपने बारे में लिखना। अब आत्मकथा सब लोग नहीं लिख सकते हैं। यहाँ मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रही हूँ, खास और आम की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं कह रही हूँ कि आत्मकथा लिखने के लिए ईमानदारी इसलिए होनी चाहिए कि आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, लेकिन बहुत ही ईमानदारी चाहिए। सब कुछ उसमें लिखना होगा। अगर आप अच्छाइयाँ लिखेंगे तो उसमें सारी बुराइयाँ लिखनी पड़ेंगी। तो हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई है। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। अब आप भी अपने बारे में आत्मकथा शैली में कुछ लिखिए। थोड़ा सा आप लिख सकते हैं आत्मकथा शैली, मेरा बचपन कैसे था, कितना जीवन बीता, जितना बीता उतना लिखिए। आप बचपन में कैसे थे, मुझे बहुत प्यार मिला, दुलार मिला, आज भी मुझे याद है मेरे पिताजी अंगुलियां पकड़कर मुझे चलाया करते थे, मेरी माँ मुझे जो है बहुत प्रेम से लोरियां सुनाया करती थी। और उसके बाद मैं विद्यालय गया। थोड़ी सी आत्मकथा आप उस शैली में आप लिख सकते हैं शुरुआत करके। ये प्रश्न ऐसा मत सोचिए कि नहीं आएगा, इतना तो आ सकता है। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। अपने बारे में लिखना कुछ कठिन नहीं है, बचपन से शुरू कीजिए और बताइए थोड़ा बहुत, कुछ अच्छा बताइए, कुछ और भी ऐसी कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वी यादें, ऐसे इस तरह से आप बताइए। ये हो गई जो है आत्मकथात्मक शैली। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्नों को पढ़िए, उत्तर समझिए। उत्तर कठिन नहीं है अगर आपको कविता आती है तो पढ़ते रहिए। और जो है 25 से 30 शब्द कैसे बनाने हैं ये आप अभी से प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर 1-2 लाइन में लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको 25 से 30 शब्द लिखना ही पड़ेगा बच्चों। तो पढ़िए, तैयारी कीजिए और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।